नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर बात करेंगे। खास तौर पर जो उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उन पर जी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन बैठकों ने, इन सेशंस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक दिशा दी। बिल्कुल। और देखिए, इसकी शुरुआत तो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने की थी, जो स्कॉटलैंड से थे। हाँ, A.O. ह्यूम। जी। और पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, इसके अध्यक्ष थे। और कोई 72 प्रतिनिधि, मतलब 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। 72 लोग सिर्फ शुरुआत में? हाँ, शुरुआत थी, बिल्कुल। और ये जो कांग्रेस शब्द है ना, ये भी दिलचस्प है। ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है लोगों का समूह। अच्छा, लोगों का समूह। हाँ। तो ये पहला कदम था 1885 में बॉम्बे में। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। हाँ, बिल्कुल, 1886 कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। जी। और ये नाम बार बार आएगा। वो 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, फिर 1893 में और 1906 में। 3 बार? हाँ। और जो 1906 वाला कलकत्ता अधिवेशन था, वो इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। और अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा, दादा भाई नौरोजी ही थे। अच्छा, तो स्वराज शब्द पहली बार 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आया। कमाल है। और 1887 का मद्रास अधिवेशन, वो क्यों महत्वपूर्ण था? वो इसलिए खास था क्योंकि उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ, वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ये दिखाता है कि कांग्रेस कैसे शुरू से ही सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रही थी। सही बात है, मतलब प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था। बिल्कुल। और अगले ही साल देखिए, 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। जी। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ही काफी विविधता थी अध्यक्षता में। हाँ, ये तो है। लेकिन इसी दौरान सुनने में आता है कि तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा था। ऐसा क्यों? हाँ, ये बात 1887 के आसपास की है। शायद उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत इसे बहुत ज्यादा अहम नहीं मानती थी, या शायद वो इसके बढ़ते हुए असर को कम करके दिखाना चाहते थे। एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। पर कांग्रेस तो आगे बढ़ती रही। जैसे 1896 का कैलकाटा अधिवेशन, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो भी याद रखने लायक है। अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह एम सयानी। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला? जी हाँ, वही बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम। सोचिए कैसे राष्ट्रीय प्रतीक और गीत इन अधिवेशनों में सामने आ रहे थे। वाकई। लेकिन फिर 1907 में सूरत में कुछ ठीक नहीं हुआ शायद। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। उसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे उस वक्त। सूरत फूट? जी। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, गरम दल और नरम दल। अच्छा, गरम दल और नरम दल, ये क्यों हुआ? देखिए, ये सिर्फ नेताओं का मनमुटाव नहीं था, ये विचारधारा का, आजादी हासिल करने के तरीकों का टकराव था। गरम दल जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, वो सीधी कार्रवाई, थोड़ा उग्र प्रदर्शन चाहते थे, जबकि नरम दल वाले संवैधानिक दायरे में रहकर धीरे धीरे सुधार चाहते थे। तो तरीकों को लेकर मतभेद था। और गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हाँ, ऐसी बात थी। वो लाला जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में था। अंत में रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने और फिर वो विभाजन हो गया। तो ये काफी बड़ा मोड़ था कांग्रेस के इतिहास में। अच्छा, और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये पहली बार कब गाया गया? जन गण मन गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर से कलकत्ता? हाँ, कलकत्ता उस समय बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर, और इसके रचयिता, जैसा हम सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन, दोनों ही कांग्रेस अधिवेशनों में सामने आए। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय चेतना गीतों और नारों के जरिए मजबूत हो रही थी। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसे बहुत खास माना जाता है। क्यों? हाँ, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, वाकई एक मील का पत्थर है। इसमें कई बड़ी बातें हुई। जैसे कि? पहली और सबसे अहम बात तो ये कि जो सूरत में फूट पड़ी थी 1907 में, वो यहाँ खत्म हुई।
गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए, करीब 9 साल बाद। अच्छा, ये कैसे हुआ? इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की बहुत अहम भूमिका थी। उन्होंने दोनों गुटों को साथ लाने में मदद की। और दूसरी बड़ी बात? दूसरी बड़ी बात थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। इसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं। दोनों ने मिलकर सरकार से सुधारों की मांग करने का फैसला किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ? ये तो बड़ी बात थी। बिल्कुल। और इसी अधिवेशन में तिलक ने अपना वो प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, ये नारा तो आज भी गूंजता है। एनी बेसेंट भी थी इस अधिवेशन में। जी हाँ, एनी बेसेंट भी थी। उन्होंने न्यू इंडिया पत्रिका भी शुरू की थी। वो भी काफी सक्रिय थी उस दौर में। अच्छा, अब आते हैं महात्मा गांधी पर। उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ये एक दिलचस्प तथ्य है। गांधी जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। सिर्फ एक बार? कद और कहां? 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में। बस एक बार? ये तो वाकई ये तो ना है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू, 1925, कानपुर। जी, वैसे ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता में अध्यक्ष बनी थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अच्छा, ये अंतर समझना जरूरी है। और सरोजिनी नायडू बाद में गवर्नर भी बनी थी। हाँ, बिल्कुल। वो उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, और किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला थी। क्या बात है। अब चलते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन पर। ये भी बहुत चर्चित है। हाँ, 1929 का लाहौर अधिवेशन तो एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ क्या खास हुआ? सबसे बड़ा फैसला था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करना। अब डोमिनियन स्टेटस या छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। मतलब लक्ष्य बदल गया पूरी तरह से। बिल्कुल। और यहीं ये तय हुआ कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार 1930 में मनाया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। इसकी जड़ें यहाँ हैं। जी हाँ। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शुरू करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। तो लाहौर अधिवेशन ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा, एक नया जोश दिया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष रहे? सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा? जी। और फिर अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए भी वो चुने गए। हाँ। उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। अच्छा, चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ और बोस जीत गए। लेकिन इसके बाद गांधी जी से उनके मतभेद काफी बढ़ गए, वर्किंग कमेटी को लेकर और शायद भविष्य की रणनीति को लेकर भी। अंत में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर कौन अध्यक्ष बना? उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये घटना कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग विचार और कभी-कभी तनाव थे, उसको भी दिखाती है। ये भी इतिहास का एक अहम पहलू है। आजादी से ठीक पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद? जी। वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और फिर 1945 तक अध्यक्ष रहे। बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कई साल अधिवेशन हो नहीं पाए थे। अच्छा, तो 1940 से 45 तक ये काफी लंबा कार्यकाल था। हाँ, और एक और बात, मौलाना आजाद 1923 में दिल्ली में हुए एक विशेष अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे। अच्छा। और तब वो सिर्फ 35 साल के थे। उस समय वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 35 साल, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, ये भी दिलचस्प है। और आखिर में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय अगस्त 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी? जी। तो वाकई अगर हम इन सब अधिवेशनों को देखें तो ये सिर्फ सालाना बैठकें नहीं थीं, ये तो वो मंच थे जहां भारत की आजादी की पूरी कहानी लिखी गई है ना। रणनीतियां बनी, लक्ष्य बदले, नए नेता सामने आए। बिल्कुल सही कहा आपने। हर अधिवेशन अपने आप में एक कहानी है। वो दिखाता है कि कैसे मांगें बदलीं, कैसे प्रतिनिधित्व बढ़ा, कैसे संघर्ष तेज हुआ। शुरू में कुछ सुधारों की मांग से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा तक का सफर इन्हीं अधिवेशनों के जरिए तय हुआ।
ये एक तरह से भारत की राष्ट्रीय चेतना के विकास का आईना है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि कांग्रेस की ये अधिवेशन भारतीय इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण मोड़ रहे हैं। जी हाँ। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि अगर कुछ खास मौकों पर, जैसे मान लीजिए 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन न हुआ होता या 1916 के लखनऊ समझौते का रूप कुछ और होता, तो क्या हमारी आज़ादी की लड़ाई का रास्ता, उसकी रफ्तार कुछ अलग होती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।